Bismillahirrahmanirrahim. My name is Rauf Hazar Iqbal, Advocate High Court. I have done my law from Qaid Azam Law College, Lahore, and nowadays I am practicing in my native town, district Okada. सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ इस फोरम का कि जिसने मुझे मौका दिया कि यहाँ पर आकर मैं अपने ख़यालात जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ और जो मुझे मालूम है वो आप लोगों को बता सकूँ और आप लोगों से सीख सकूँ। तो अब मैं आता हूँ टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ प्राइवेट कंप्लेंट। लॉ ऑफ प्राइवेट कंप्लेंट जो है, इसमें मैं इसको शुरू करने से पहले, सेक्शंस को शुरू करने से पहले मैं कोशिश ये करूँगा कि इसमें मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें, वो एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकूँ जो कि मैंने ऑब्ज़र्व किए हैं या जो ड्यूरिंग प्रैक्टिस जो है हमारे सामने आए हैं, जो कि हमारे पाकिस्तान के जो कानून में प्रैक्टिकल और बुकिश नॉलेज में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जब हम बुक प्रैक्टिस में आते हैं तो चीज़ें कुछ और होती हैं, या चूँकि ये कानून बहुत पुराना है 1898 का, तो इसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम कोर्ट्स ने जो है अपनी जजमेंट्स दे के कानून को एलिब्रेट करते रहे हैं। तो अब मैं आता हूँ कि सबसे पहले ये है कि प्राइवेट कंप्लेंट है क्या। प्राइवेट कंप्लेंट हम अपनी जो है ज़ुबान में वकला जो है हम इसे इस्तगासा बोलते हैं प्राइवेट कंप्लेंट को। और सबसे पहले ये सवाल उभरता है कि इस्तगासा किया कब जाता है। इस्तगासा करने की बहुत सारी वजूहात हैं जो मैं आपको मेंशन करूँगा, लेकिन ये ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ कंप्लेनेंट है कि वो जो है जो गवर्नमेंट फंक्शनरी है उसको हरकत में लाना चाहता है या वो डायरेक्ट प्राइवेट कंप्लेंट में आना चाहता है। हमारी जो यहाँ पर प्रैक्टिस चल रही है वो उस वक़्त प्राइवेट कंप्लेंट की जाती है। सबसे पहले जो है आप पुलिस के पास गए हैं, आपके साथ कोई ज़्यादती हुई है, कोई जुर्म हुआ है और पुलिस आपकी जो है एफआईआर काटने से जो है वो इनकारी हो जाए, तो उसके पास हमारे उस हवाले से हमारे पास एक और रेमेडी भी है कि हम बाईस ए बी की रिट में चले जाते हैं। लेकिन अगर हमारी वो रिट भी जो है वो डिसमिस हो जाती है बाईस ए बी की, तो उसमें भी अक्सर जो जजेज़ हैं वो अपने ऑर्डर में लिखते हैं कि जो पिटिशनर है इसे जो है प्राइवेट कंप्लेंट कर लेनी चाहिए। उसके बाद ये है कि जी अगर पुलिस जो है उसने हमारा मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन वो जो है दौरान तफ्तीश किसी बंदे को जो है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उन्होंने बेगुनाह कर दिया है और हमारे नज़दीक वो पॉइंट ये है कि ये बंदा जो है वो बेगुनाह नहीं है। अब उसका तरीक़ेकार ये है, या तो हम जो हैं वो प्राइवेट कंप्लेंट बिल्कुल कर सकते हैं, या दूसरा तरीक़ेकार एक और है कि जब आपका चलान आए जो मुलज़म खाना नंबर 2 में रखा गया है, तो आप उस कोर्ट में जो ट्रायल कोर्ट है, चाहे वो मजिस्ट्रियल कोर्ट है और चाहे वो सेशन कोर्ट है, हम उस ट्रायल कोर्ट में जो है वो एप्लीकेशन देंगे कि जनाब ये मुलज़म जो खाना नंबर 2 में रखा गया है 173 की रिपोर्ट में, इसके ख़िलाफ़ जो है इंक्रीमेंटिंग मटेरियल जो है अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड है, इसलिए इसको बुलाया जाए। अगर हम वो एप्लीकेशन देते हैं, वो हमारी एप्लीकेशन खारिज हो जाती है, उसके बावजूद भी हम जो है प्राइवेट कंप्लेंट का राइट रखते हैं। तीसरी जो है वो सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है, वो ये है कि अगर जो है पुलिस ने हमारा मुकदमा भी दर्ज कर लिया, किसी मुलज़म को जो है वो बेगुनाह भी नहीं किया, खाना नंबर 2 में भी नहीं रखा, लेकिन जो कंटेंट ऑफ एफआईआर से जो ऑफेंसेस मेड आउट हो रहे थे और हमारे वर्शन के मुताबिक उन्होंने वो ऑफेंसेस नहीं लगाए, तो फिर भी हम जो है वो क्या कर सकते हैं, हम प्राइवेट कंप्लेंट भी कर सकते हैं। उसके अलावा अब ये आज़ाद की जुर्म के हवाले से वो एक लंबा टॉपिक है कि हम क्या कर सकते हैं। हम मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दे सकते हैं, हम मुतलका जो है हमारे प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जो है उससे एप्लीकेशन दे सकते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिस में यही करते हैं कि अगर हम उन फॉर्म्स को यूज़ ना कर सके, क्लाइंट हमारे पास देर से आया हो या हम बाद में एंगेज हुए हों, तो हम उसमें भी प्राइवेट कंप्लेंट कर देते हैं कि जी मेरे जो है कंटेंट ऑफ एफआईआर से ये ऑफेंसेस मेड आउट हो रहे थे, पुलिस ने जो है मुलजमान को फेवर देते हुए जो है क्या किया, मेरे साथ ये ज़्यादती की है, ये मेरे जुराइम जो बनते थे वो नहीं लगाए, एफआईआर में आज़ाद नहीं किए बाद में भी। तो अब जो है मेरी गुजारिश ये है कि ये इन ऑफेंसेस के मुताबिक जो है इन मुलज़मों को जो है वो सज़ा दी जाए, क्योंकि मैं इन ऑफेंसेस को जो है काबिल ज़िक्र शहादत के साथ प्रूव करने के लिए तैयार हूँ।
अब जी इसके अलावा अगली बात जो है मैं एक इस हवाले से बात करूँगा कि प्राइवेट कंप्लेंट का रेलिवेंट सेक्शन जो है वो है सेक्शन 200 टू 204 CRPC। अब जब भी प्राइवेट कंप्लेंट का जिक्र होता है सेक्शन 200 CRPC को मजिस्ट्रेट ने ऑलवेज रीड विद सेक्शन 190 CRPC के साथ पढ़ना होता है मिला के। तो अब मैं आता हूँ जी कंटेंट ऑफ द जो क्या जिक्र किया गया है कि सेक्शन 200 CRPC है क्या। सेक्शन 200 CRPC का जी उसमें ये बयान किया गया है कि अगर कोई शख्स जो है वो अपनी प्राइवेट कंप्लेंट लेकर मजिस्ट्रेट के पास जाता है और मजिस्ट्रेट उस कंप्लेंट के ऊपर जो है कॉग्निजेंस ले रहा है, तो वो सबसे पहले ड्यूटी बाउंड है कि वो उसको लिखे, लिखने के बाद उसे पढ़ के कंप्लेंट को सुनाए, उसके साइन ले और उसके बाद उस पर अपने साइन करे। दूसरा जो उसका प्रोवाइजो में जो बात की गई है वो ये बात की गई है कि अगर जो है कंप्लेनेंट ने जो है अपनी कंप्लेंट जो है वो थ्रू किसी कौंसल वो आया है और उसने इन रिटन फॉर्म में जो है वो दे दी है, तो उसके बाद भी मजिस्ट्रेट जो है अगर वो चाहे तो उसको कंप्लेनेंट को जो है वो एग्जामिन कर सकता है बिफोर ट्रांसफरिंग अंडर सेक्शन 192 CRPC। तो 192 CRPC के तहत जो उसको पावर दी गई है, सेशन जज ने पावर एम्पावर किया है किसी भी मजिस्ट्रेट को कि वो किसी भी केस को खुद समाप्त करने के बजाय किसी और मजिस्ट्रेट को जो है इंटरेस्ट कर सकता है, तो वो ये ऑर्डर करने से पहले खुद भी जो है वो कर सकता है। और अगर यही प्राइवेट कंप्लेंट जो है किसी जो सरकारी ऑफिसर जो है उसने की है ड्यूरिंग परफॉर्मिंग ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज़, तो उसने इन राइटिंग कंप्लेंट की है, तो फिर ज़रूरी नहीं होगा कि उसकी जो है कंप्लेंट को एडमिट करने से पहले उसको एग्जामिनेशन ऑन ओथ किया जाए। उसके बाद आफ्टर दैट जी बात की गई है कि अगर एक मजिस्ट्रेट के पास जो है 192 के तहत एक कंप्लेंट आई और उसमें जो कंप्लेनेंट जो है वो ऑलरेडी एग्जामिन हो चुका है, यानी कि उसकी सीनियर कोर्ट ने या उस कोर्ट ने जिसने ये ट्रांसफ़र किया उसने इस मजिस्ट्रेट के पास ट्रांसफ़र करने से पहले खुद जो है कंप्लेनेंट को जो है वो क्या कर लिया, एग्जामिन कर लिया, यानी कि उसका बयान रिकॉर्ड कर लिया, तो उसके बाद वो ड्यूटी बाउंड नहीं है जिसके पास ये कंप्लेंट आई कि वो जो है इसकी फिर से री एग्जामिन करे। ये ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ टोटली ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ मजिस्ट्रेट है कि अगर वो उसको करना चाहे तो कर सकता है, अगर नहीं करना चाहे तो उसको इस तरह आगे फर्दर प्रोसीड कर सकता है। उसके बाद बात की गई है सेक्शन 201 की कि अगर प्रॉपर फॉर्म पे जो है कंप्लेंट जो है वो फाइल नहीं की गई तो फिर मजिस्ट्रेट क्या करेगा। फिर मजिस्ट्रेट जो है कंप्लेनेंट को डायरेक्शन करेगा कि आप जो है प्रॉपर फॉर्म पर जाएं। अगर रिटन फॉर्म में है तो वो उस पर अपने सिग्नेचर लिखेगा और उसको बताएगा कि सिग्नेचर करेगा और बताएगा कि आपका प्रॉपर फॉर्म जो है वो ये है। 202 जो है वो बहुत अहम सेक्शन है। अहम अब मैं किस हवाले से कह रहा हूँ, अहम इस हवाले से है कि अक्सर जो हैं वो सीनियर कोर्ट्स जो हैं वो इंटरेस्ट करती हैं केसेस को मजिस्ट्रेट्स के पास, और ये 90s और 80s तक ऐसे होता रहा है कि 302 के भी मर्डर ट्रायल की जो है वो सारी शहादत जो है, सारी एविडेंस जो है वो मजिस्ट्रियल कोर्ट में होती थी। आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस केसेस जो हैं ये जाते होते थे सेशन कोर्ट के पास कि वो उसका फ़ैसला करे। हाँ जी, अब मैं 202 में अगर मैं बात करूँ तो वो है जी पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यूज़ ऑफ प्रोसेस। वो ये है कि अगर कोई मजिस्ट्रेट जो है वो खुद या कोई ट्रायल कोर्ट जो है वो खुद जो है वो कर रही है किसी भी ऑफेंस की कॉग्निजेंस ले रही है, या वो उसके पास 190 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के तहत ट्रांसफ़र किया गया, या 191 या 192 के तहत जो है उसके पास ये केस ट्रांसफ़र किया गया है, तो वो क्या करते हैं, वो कोर्ट ये देखती है कि मैं अभी जो है जो अल्ज़ाम फ़रीक है, जो मुल्ज़म फ़रीक है उसको नहीं बुलाते, बल्कि मैं किसी अपने जो है जस्टिस ऑफ पीस या किसी मजिस्ट्रेट या किसी पुलिस ऑफिसर या किसी भी शख्स को जो है मैं इंटरेस्ट देती हूँ कि वो इस मामले को देखे और देखे कि आया इसमें कितनी हकीकत है, क्या बात है। वो 202 के तहत जो है वो रिपोर्ट मंगवा सकता है। अब 202 में आगे जो बात की गई है वो ये की गई है
कि अगर जो शख्स जो है जो कि 202 के तहत एम्पावर हुआ है इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, अगर वो मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर नहीं है तो उसके पास तमाम स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी कि एसएचओ की तमाम पावर्स हैं, लेकिन वो किसी शख्स को विदाउट वारंट जो है वो इंक्वायरी होल्ड करते हुए, इन्वेस्टिगेशन होल्ड करते हुए गिरफ़्तार नहीं कर सकता। उसके बाद जो उसमें आगे बात की गई है वो की गई है कि आप जो है उन विटनेसेस को ऑन ओथ भी जो है हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, उनका बयान रिकॉर्ड कर सकते हैं। 203 में बात की गई है जी डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट। डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट जी किस हवाले से होगा? डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट ये है कि जी सेशन कोर्ट ने जो है मंगवाई 202 की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट से, या वही मजिस्ट्रेट जिसके पास ये आई और वो ऑफेंसेस जो मेड आउट हो रहे थे वो थे ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट हिमसेल्फ, उसने ये सारी जो है कर्सरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद, इब्तदाई बहस होने के बाद उसे ये लगा कि ये जो इस्तगासा है, प्राइवेट कंप्लेंट है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, तो वो उसको खारिज कर सकता है और ख़ारिज करते वक्त उसमें वो ऑर्डर लिखेगा। अब ये प्रैक्टिकल बात है कि अगर एक मेरा जो इस्तगासा है वो प्रिलिमिनरी बहस पे, प्रिलिमिनरी आर्गूमेंट्स के बाद खारिज हो गया, जिसे हम कहते हैं कि जी मैंने इस्तगासा फ़ाइल किया, इस्तगासे के बाद मैंने अपनी कर्सरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई, कर्सरी स्टेटमेंट के बाद जो है मेरी जब बात आई, बारी आई इब्तदाई बहस की, मेरी इब्तदाई बहस सुनने के बाद जो है मजिस्ट्रेट साहब ने जी मेरा इस्तगासा खारिज फरमा दिया, तो फिर मेरे पास कौन सी रेमेडी होगी? फिर हमारे पास रेमेडी अवेलेबल होती है कि हम उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ रिवीजन में जाएंगे, निगरानी में जाएंगे कि जी मेरी जो है प्राइवेट कंप्लेंट वो स्टैंड करती थी, लेकिन मजिस्ट्रेट साहब ने हक़ाइक़ को मद्देनज़र नहीं रखा और मेरी जो प्राइवेट कंप्लेंट है वो खारिज फरमा दी। अब उसके बाद है जी 204 है जी इशुएंस ऑफ द प्रोसेस। इशुएंस ऑफ प्रोसेस ये है, आम अल्फाज में समझाने की अगर मैं कोशिश करूं वो ये कि अगर जी आपका इस्तगासा एडमिट हो गया है तो फिर जो है ऑनरेबल कोर्ट, जो भी ट्रायल कोर्ट है, अगर वो 302 का ऑफेंस है, 376 का ऑफेंस है, वो जो कि टोटली कॉग्निजेंस बनती है सेशन जज साहब की या वो मजिस्ट्रेट साहब के जो ऑफेंसेस जिक्र किए गए हैं ज़ाब्ता फौजदारी स्केड्यूल 2 में, उसके तहत होगा जी कि जिस कोर्ट की कॉग्निजेंस बनती है वो कोर्ट जो है वो आपके इस्तगासे को एडमिट करते हुए तलबी फरमा लेगी। अब जी तलबी का क्या तरीक़ेकार होगा, वो स्केड्यूल 2 बता दिया गया कॉलम 4 में कि अगर जो जुर्म हमने अपने इस्तगासे में बयान किए हैं और उन जराइम में अगर वारंट का जिक्र किया गया है 4th कॉलम में, तो कोर्ट जो है वारंट करेगी, और अगर समन का जिक्र किया गया है तो समन करेगी। अब इस हवाले से मैंने सारी बात जो है जो हमने डिस्कस कर ली है कि सेक्शन 200 to 204 क्या है और इसमें से किस किस तरह से किन किन तरीक़ों के तहत जो है हम अपनी रेमेडी को अवेल करते हैं या किन किन मराहिल से गुज़रते हैं। अब ये होगा कि जब हमारी तलबी हो गई है, मुल्ज़मान अदालत में हाजिर आ चुके हैं, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि पहले 2011 की एक जजमेंट थी जिसमें ये कहा गया था कि अगर प्राइवेट कंप्लेंट एडमिट हो जाए तो उसके बाद जो है मुल्ज़मान को प्री अरेस्ट बेल करवाए कि वो आके फिर कोर्ट में हाजिर होंगे जब उनकी बेल कंफर्म हो जाएगी, लेकिन बाद में वो जजमेंट जो थी वो ओवर रूल होगी। मुल्ज़मान जी अदालत में आएंगे, वो आके अपना जो है वो शॉर्ट बॉन्ड्स कोर्ट में जो हैं वो सबमिट करवाएंगे। कोर्ट जो है उनको इस्तगासे की कॉपियाँ देगी, कॉपियाँ देने के बाद 7 दिन की डेट डलेगी, उन पे जो है चार्ज फ्रेम हो जाएगा। और लेकिन ये चार्ज फ्रेम कब होगा, उससे पहले जो है ये अपने शॉर्टी बॉन्ड्स जो हैं वो जब उनको समन किया जाएगा या उनको जो है वारंट उनका भेजा जाएगा, उसमें आके उन्होंने अपने बेल बॉन्ड्स, शॉर्टी बॉन्ड्स देने होंगे। अब उसके बाद ये बात करते हैं कि अगर एक शख्स जो है जिसको ड्यूरिंग पुलिस इन्वेस्टिगेशन बेगुनाह कर दिया जाए, कॉलम नंबर 2 173 की रिपोर्ट, जिसे हम अपनी अल्फाज में कहते हैं जी चलान मुरतब हो गया है और चलान मुरतब हो गया, अदालत में आ चुका है। 173 की रिपोर्ट में एक मुल्ज़म को अगर बेगुनाह कर दिया जाए और वो खाना नंबर 2 में है, कोर्ट उसको तलब करना चाहती है, तो फिर कोर्ट 204 के तहत उसको तलब करेगी। 204 के तहत तलब करके सेक्शन 90 CRPC के तहत जो है उसे शॉर्टी बॉन्ड्स जो हैं वो मांगेगी और वो बंदा जो है शॉर्टी बॉन्ड्स देगा।
अब इसके बाद मैं आना चाहता हूँ कि आया जो स्पेशल कोर्ट्स हैं, स्पेशल कोर्ट्स किस हवाले से कि जैसे कि नैब, ANF, एंटी टेररिज्म कोर्ट, ड्रग कोर्ट, इनमें जो है FIA कोर्ट्स, एंटी करप्शन कोर्ट्स, इनमें जो है वो प्राइवेट कंप्लेंट का क्या तरीक़ेकार होता है। तो उस हवाले से मैं ये बात करना चाहूँगा कि जो नैब है, ANF है, ड्रग कोर्ट है, या जो नार्कोटिक्स के केसेस जो पुलिस खुद अंदराज करती है, तो उनमें प्राइवेट कंप्लेंट नहीं होती, क्योंकि उनमें सरकार ऑलरेडी जो है वो पार्टी होती है। उसके बाद FIA और ATC में जो है हम अपनी जो FIA, ATC और एंटी करप्शन, FIA, ATC और एंटी करप्शन में हम प्राइवेट कंप्लेंट कर सकते हैं। अब ATC जो है वो एक कोर्ट है, कोर्ट ऑफ सेशन। तो सवाल ये पैदा होता है कि आया हमारी, अब 200 सेक्शन में बात की गई है कि जी मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा, तो आया जो है हम अपनी प्राइवेट कंप्लेंट जो हैं वो किसके पास फ़ाइल करेंगे। वो डायरेक्ट जो है वो एंटी टेररिज्म कोर्ट जो है हमारी डिवीज़न की, उसमें फ़ाइल करेंगे, या जो है हम अपने मुतलका मजिस्ट्रेट के पास करेंगे। तो उसमें ये जवाब बनता है कि हम जो भी ट्रायल कोर्ट है, जो रेलिवेंट ट्रायल कोर्ट है ATC में, जो हमारे डिवीज़न की कोर्ट है, हम उसमें अपनी प्राइवेट कंप्लेंट फ़ाइल करेंगे। इसी तरह FIA में, अब FIA में सेशन जजेस भी होते हैं और उनके मैजिस्ट्रेरियल कोर्ट्स भी होते हैं, तो उसमें हम मैजिस्ट्रेरियल कोर्ट में करेंगे। एंटी करप्शन कोर्ट में भी हम डायरेक्ट जो है वो जो कोर्ट बना दी जाती है डिवीज़न के हिसाब से, हम डायरेक्ट उसमें अपना इस्तिगासा फ़ाइल करेंगे, ना कि जो है हम अपना इस्तिगासा जो है मुतलका मजिस्ट्रेट के पास करेंगे। ये स्पेशल कोर्ट्स के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ।